सच कहूँ तो मुझे उन दोनों की या आनंद राठी की कोई परवाह नहीं थी। मुझे तो बस अपनी परवाह थी। मैं नहीं चाहता था कि दोनों जोश में आकर राठी के साथ कोई मारपीट कर गुजरते और बाद में मेरी जान सांसत में पड़ जाती, क्योंकि उसके पीछे उन्हें लगाने वाला तो मैं ही होता। बहरहाल कार में बैठकर मैंने आयाना मेहरा को फ़ोन किया, जो कई बार मिल जाने के बाद आखिरकार तो अटेंड कर ही ली गई। हेलो। भले ही उसने हेलो कहा था, लेकिन यूं खींचकर बोला कि सुनने में वो मुझे हेलो ही लगा था। आवाज़ बहुत सेक्सी थी, लेकिन ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। हेलो अहना जी बोल रही हूँ। मैं गोखले, विक्रांत गोखले। पहले कभी मिले हम? जी नहीं, लेकिन एक बार किसी के कहने पर आपकी जासूसी की थी। व्हाट? कौन हो तुम? डिटेक्टिव हूँ। और जासूसी किसने करवाई थी? मिलकर बताता हूँ ना मैडम। सिर्फ बताने के लिए ही तो नहीं मिलना चाहते होगे? नहीं, सच पूछिए तो वो किस्सा 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया था। अभी तो मैं कवि शेखावत के केस पर काम कर रहा हूँ। उसी सिलसिले में आपसे 2-4 बेहद मामूली सवाल करना चाहता हूँ। काम किसके लिए कर रहे हो? वर्तिका सिंह के लिए। लाइन पर खामोशी छा गई। मैंने इंतज़ार किया, कब मिलना चाहते हो? कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, अभी या जब आपके पास वक्त हो? वक्त की तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अपने फ्लैट पर ही हूँ तो इजाज़त दीजिए, बंदा हाजिर हो जाता है। आश्रम आ सकते हो? जी हाँ। कितनी देर में पहुँच जाओगे? अभी हौज खास में हूँ, इसलिए 20 मिनट से ज़्यादा तो क्या लगेगा। मैं लोकेशन भेज रही हूँ, पहुँचो, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आयना मेहरा की भेजी लोकेशन आश्रम के निज़ामुद्दीन वाले साइड की निकली। वहाँ तक कार ले जाना संभव नहीं दिख रहा था, इसलिए पहली जो जगह पार्किंग के लिए ठीक दिखाई दी वहाँ मैंने गाड़ी छोड़ दी। आगे करीब 200 मीटर का सफ़र मैंने पैदल तय किया, फिर एक 4 मंजिला इमारत के सामने पहुंचा। लोकेशन वहीं पहुंचकर ख़त्म हो जाती थी, इसीलिए मैंने उसे कॉल किया। जवाब में मुझे दूसरी मंजिल पर आने के लिए कह दिया गया। ऐना मेहरा मुझे दरवाजे पर खड़ी इंतज़ार करती मिली। वो 25-26 साल की चुस्त दुरुस्त युवती थी, जो कि मॉडलिंग के पेशे में होने के कारण उसने होना ही था। कपड़े भी उसने ना होने जैसे पहन रखे थे, स्लीवलेस टॉप या वैसे ही कुछ जो उसकी नाभि तक को ढकने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, और गला इतना बड़ा कि अब क्या ही कहूँ। जींस जो उसने पहनी थी वो घुटनों से कम भी 8 इंच ऊपर रह जाती थी। हम मर्दों का अंडरवियर भी शायद उससे लंबा ही होता होगा। टांगें सुडौल और चिकनी थी, रंगत गोरी और चेहरा थोड़ा लंबा था। कुल मिलाकर उसे खूबसूरत दिखना चाहिए था, मगर दिख नहीं रही थी, क्योंकि चेहरे पर बहुत ही सख्त भाव थे। वो सेक्सी थी, हॉट थी, ऐसी लड़की थी जिसे देखकर किसी भी मर्द की नीयत डमाडोल हो सकती थी, मगर खूबसूरत नहीं थी। मासूमियत का तो दूर दूर तक पता ही नहीं था। विक्रांत? उसने पूछा। जी हाँ, मैं ही हूँ, प्लीज़ कम, कहकर उसने अंदर आने का रास्ता दिया। फिर उसके इशारे पर मैं वहाँ एक रखे सोफे पर बैठ गया, तो वो भी दरवाजे को चौखट के साथ लगाकर मेरे सामने आकर बैठ गई। अब बताओ क्या चाहते हो, बल्कि सबसे पहले ये बताओ कि किसने तुम्हें मेरे पीछे लगाया था। जब से सुना है हैरान हो रही हूँ, बस हैरानी ही हुए जा रही हूँ। आपके पीछे तो किसी ने नहीं लगाया था मैडम, लेकिन जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो ना चाहते हुए भी बहुतेरे लोग, बहुतेरी बातें सामने आ जाती, जिनका उस वक्त हमारे लिए कोई मायने नहीं होता, मगर बाद में कभी कभी निकल भी आता है। साफ साफ बताने में तकलीफ़ हो रही है। शशांक सेठी को जानती हैं आप? नाम सुना है। उसकी वाइफ को शक था कि वर्तिका और सेठी के बीच कुछ चल रहा था। बस उसी बारे में जानने के लिए उसने मुझे हायर किया था। मैंने पड़ताल शुरू की तो कई और लोग भी सामने आ गए, जैसे कि आप, जैसे कि कवि, जैसे कि विनीत कश्यप, जैसे कि और भी बहुत लोग। लेकिन तुम मेरे बारे में तो जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे ना? नहीं, लेकिन आज साल भर बाद जब मुझे ये पता लगा कि कवि शेखावत और वर्तिका शादी करने जा रहे थे, तो बरबस ही मुझे वो लड़की याद आ गई जो कवि के साथ एक थिएटर में जाती दिखाई दी थी, और दोनों बहुत ही क्लोज लगे थे, बल्कि थे ही क्लोज, और वो लड़की आप थी मैडम। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप जैसी हुस्न परी को छोड़कर कवि वर्तिका के पास कैसे पहुँच गया? ऐसा क्या है उसमें जो आप में नहीं है? सिर्फ एक बात, अपना काम निकलवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है।
कितना भी नीचा गिर सकती है। बस वही वजह थी कि उसने कवि को अपने जाल में फंसा लिया था। कैसा काम। जिन दोनों वर्तिका ने धंधे में कदम रखा था उन दिनों कवि टॉप पोजीशन पर था। मेरी स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन वर्तिका के मुकाबले तुम मुझे भी टॉप पर ही समझ लो। आगे उसने जानबूझकर कवि के साथ नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी और उसका उसे फ़ायदा भी मिला। कई जगहों पर जहाँ कवि ने मेरा नाम रिकमेंड करना था उसने वर्तिका का किया। उम्मीद है अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि क्यों वो कवि से चेप हुई थी। जी हाँ, आ गया। लेकिन कवि कोई बच्चा तो नहीं था ना जिसे उसने लॉलीपॉप दिखाकर अपने करीब आने को मजबूर कर दिया हो। हाँ, एकदम सही कहा तुमने। उसने कवि को लॉलीपॉप ही दिखाया था। वो लॉलीपॉप जो साल डेढ़ साल की दोस्ती में मैं नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि अय्याशी से मुझे बहुत नफरत है, जबकि मर्द जात को ऐसी लड़कियां ही भाती हैं जो उन पर अपना सब कुछ लुटा दे। यानी दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गए थे। और क्या कह रही हूँ मैं। लेकिन शादी भी तो करने जा रहे थे दोनों। करने ही जा रहे थे ना, कर तो नहीं लिया ना। आप जानती है क्यों नहीं कर लिया। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कवि का कत्ल कर दिया गया, वो भी उसी के घर में। इसका कोई ख़ास मतलब हुआ। तुम्हें नहीं दिखाई देता। नहीं, तभी तो पूछ रहा हूँ। कवि उसको लेकर सीरियस था। शादी का दबाव बना रहा था और वो लगातार टाले जा रही थी। मगर जब उसकी जिद ज़्यादा बढ़ गई तो दिखावे को वर्तिका ने उसके साथ मंगनी कर ली, जबकि शादी तो वो किसी और से करना चाहती थी, जिसमें सबसे बड़ा रोड़ा कवि ही था। इसीलिए निपटा दिया उस अकल के अंधे को जो वक्त रहते उसकी असलियत को नहीं समझ पाया। कौन सी असलियत। गोल्ड डिगर है वो लड़की, दौलत की खातिर कुछ भी कर सकती है। आपको क्या पता। सबको पता है, बस कभी को नहीं पता था, या वो जानबूझकर भी अनजान बनकर दिखा रहा था। मैडम साफ साफ कहें तो कुछ समझ में आए। शुरू में तुमने शशांक सेठी का जिक्र किया था ना। हाँ किया था। तो जाकर पूछो वर्तिका से कि शशांक के साथ उसका कैसा रिश्ता है। आप ही क्यों नहीं बता देती। क्योंकि चुगलीखोरी करने की मुझे आदत नहीं है। सच बताना चुगलीखोरी करना थोड़ी होता है मैडम। इसलिए जो जानती है बता दीजिए, यही सोचकर बता दीजिए कि क्या पता उसी में कुछ ऐसा निकल आए जिससे वर्तिका का भंडाफोड़ करना मेरे लिए आसान हो जाए। तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम तो उसी के लिए काम कर रहे हो। अगर वो बेगुनाह है तो हाँ कर रहा हूँ। इसके विपरीत अगर कत्ल उसी ने किया था तो उसका मुकाम आखिरकार तो जेल ही होगा मैडम। किसी मुजरिम की तरफदारी करना नहीं सीखा है मैंने। रखेल थी वह सेठी की। लड़की के चेहरे पर गहन नफरत के भाव उमड़ आए। और सेठी का दबदबा बहुत है। उसने वर्तिका को ऐसे ऐसे असाइनमेंट दिलवाए जिनके बारे में कोई बड़ा मॉडल भी नहीं सोच सकता। उसकी तो औकात क्या थी। और पहला काम तो उसने बाकायदा किसी की कनपटी पर गन रखकर दिलवाया था वर्तिका को। अब आगे तुम खुद सोच लो कि वैसा कोई किसी की खातिर क्यों करेगा। दम तो है आपकी बात में मैडम। तो आपको ये लगता है कि वो सेठी के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए कवि को ख़त्म कर दिया। अगर ऐसा था मैडम तो उसे कवि के साथ रिश्ता जोड़ने की क्या ज़रूरत थी। नहीं, तुम मेरी बात को ढंग से समझ नहीं पाए। यहाँ बात सिर्फ दो मर्दों की नहीं है बल्कि तीन की है। और तीसरे का नाम है विनीत कश्यप, जो कि छोटे पर्दे का स्टार है और करोड़पति आदमी है। सेठी से ज़्यादा दौलतमंद तो क्या होगा। नहीं, उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके पास दूसरी क्वालिफिकेशंस भी हैं तो हैं जो सेठी के पास नहीं है। विनीत सेलिब्रिटी है, जवान है, हैंडसम है। वर्तिका का हम उम्र है, जबकि सेठी गुंडा है और उससे उम्र में भी बहुत बड़ा है। तो बीच में कवि कैसे आ गया। वो तो तब की बात है जब विनीत कश्यप के साथ उसका टाँका नहीं भिड़ा था। मतलब वर्तिका शशांक सेठी से दूर होकर किसी जवान लड़के के साथ ज़िंदगी की डोर जोड़ना चाहती थी जो कि सक्सेसफुल हो, जैसे कि कवि। मगर आगे जब कश्यप ने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो कवि से उसे अरुचि होने लगी, क्योंकि कवि के मुकाबले कश्यप ज़्यादा बढ़िया पोजीशन पर था। उसके जरिए टीवी सीरियल्स में काम पाने की कोशिश भी कर रही थी। बल्कि कर क्या रही थी, एक काम तो उसे मिल ही गया है और जहाँ तक मुझे पता है अगले महीने शूटिंग भी शुरू होने वाली है। बस उसी वजह से निपटा दिया उसने कवि को। और अभी की हालात देखो, उसने सिर्फ कवि से ही पीछा नहीं छुड़ाया बल्कि हाथ के हाथ सेठी से भी छुड़ा लिया उसके खिलाफ गवाही देकर। अब सेठी जेल में होगा, कवि मर चुका है, मतलब कि उसका रास्ता एकदम क्लियर है। आपको कैसे पता कि उसने सेठी के खिलाफ गवाही दी है। ऐसी बातें छिपती नहीं है विक्रांत। ना छिपती हूँ, लेकिन आपने खुद तो पता नहीं लगाया होगा। मुझे क्या पड़ी थी, यानी किसी ने बताया है। हाँ, किसने है, कोई आनंद राठी है ना। तुम जानते हो उसे। वो हैरानी से बोली। सवाल यह है मैडम कि आप उसे कैसे जानती है।
पुरानी जान पहचान, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे और उसे मैंने एक ख़ास काम भी सौंपा था, वर्तिका पर नज़र रखने का, क्योंकि वो उसके पड़ोस में ही रहती है। इसीलिए आनंद को जो भी पता लगता है मुझे बताता रहता है। वर्तिका पर नज़र रखकर आपको क्या हासिल होना था? मैं चाहती थी कि वो कुछ ऐसा ला कर दे मुझे जिसमें मैं कवि के सामने वर्तिका और सेठी के संबंधों का भंडाफोड़ करके उस कमीनी से अपना सालों पुराना हिसाब चुकता कर सकूं। तो हासिल हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये तो आनंद ने मुझे कई बार बताया कि सेठी वर्तिका से मिलने उसके घर पहुंचा था, मगर उनकी कोई तस्वीर वगैरह लेने में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि वो जब भी वहां जाता था तो 2 बॉडीगार्ड बाहर कार में बैठकर पहरा देते थे। उतना भी बहुत था कवि के मन में वर्तिका के खिलाफ शक पैदा करने के लिए। तो सेठी के वहाँ पहुँचने की कोई फ़ोटो या वीडियो बनवाकर आपने दिखा क्यों नहीं दिया उसे? दिखाया था। अच्छा, जवाब में कवि ने क्या कहा? यही कि वर्तिका का जादू उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। मैं समझा नहीं। उस कमीनी ने पहले से कवि को बता रखा था कि सेठी उस पर किसी बड़ी रकम का ब्याज वसूलने के लिए दबाव डाल रहा था, इसलिए आए दिन अपने आदमियों के साथ वहाँ आ धमकता था। मतलब मेरी वो कोशिश तो बेकार गई। कवि के साथ रिश्ते जो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे थे, एक बार फिर बिगड़ गए। बुरा हुआ। हाँ हुआ। अब वैसे ही कोई कोशिश मैं विनीत के मामले में करने का इरादा रखती थी, मगर अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि कभी इस दुनिया में नहीं है। यानी उसे बेनकाब करने की हसरत मन में ही दबी रह गई। हाँ भाई, वो गहरी सांस खींचकर बोली, यही हुआ है। लेकिन मैंने तो सुना था कि विनीत कश्यप और कवि शेखावत दोस्त थे। बेशक थे, लेकिन उससे क्या हो जाता है? वर्तिका को ऐसे मामले हैंडल करना बखूबी आता है। आखिर कभी उसने मुझे भी तो कवि की ज़िंदगी से निकाल बाहर किया था। लगता है विनीत को अच्छे से जानते हैं आप। हाँ, दोस्त कह सकते हो। बहुत गहरी दोस्ती नहीं, लेकिन है। क्या इतनी है कि आप उससे मेरी एक मुलाकात करा सकें? सेल्फी लेनी है? हाँ यही बात है, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उसका। ठीक है, करा दूंगा। ठीक है, करा दूंगी। कब? आज बात करती हूँ, फिर तुम्हें बता दूंगी। थैंक यू। और कुछ पूछना चाहते हो? जब आप विनीत कश्यप की दोस्त हैं मैडम, तो आपने उसे वर्तिका की असलियत बात क्यों नहीं बताई? जैसे उसे नहीं पता। पता है, सबको पता है, मगर विनीत को उस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है। ये तक नहीं सोचता कि जो लड़की उसके दोस्त को धोखा दे सकती है, कल को उसे भी दे सकती है। तो भी दोस्त होने के नाते आपको एक बार तो उसे समझाने की कोशिश करनी ही चाहिए थी। वो काम तुम कर देना मेरी तरफ से प्लीज़। तुम डिटेक्टिव हो, इसलिए तुम्हारी बातों का ज़्यादा असर होगा उस पर। फिर थोड़ा रुक कर बोली, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम दोनों की एक लंबी मीटिंग फिक्स कर देती हूँ। मतलब सेल्फी लेने के अलावा भी तुम उससे बातचीत कर सकते हो। उसी दौरान तुम कवि की चर्चा छेड़ देना और उसे बताना कि वर्तिका कैसे उसे धोखा दे रही थी, या ये कि कवि से पहले वो एक गुंडे की रखेल थी। ज़रूर बताऊंगा मैडम। अब एक आखिरी सवाल पूछो। क्या सेठी और वर्तिका के संबंधों की जरा भी भनक नहीं थी कवि को? जो बात सबको पता थी उसे क्यों नहीं होती? लेकिन उस लड़की ने सब कुछ मैनेज कर दिखाया था, यहाँ तक कि उसने सेठी को अपना गॉड फादर तक कबूल कर लिया उसके सामने। हो सकता है ये भी कह दिया हो कि सेठी तो उसके बाप जैसा था। लोग खामखा बातें बना रहे थे और कवि ने उसके कहे पर यकीन कर ही लिया होगा, वरना उससे शादी के लिए बेकरार क्यों होता। हाँ, ये भी सही कहा आपने। ठीक है आयना जी, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए थैंक यू। कोशिश कीजिएगा कि विनीत कश्यप से आज ही मेरी मुलाकात करा सकें। मामला गर्म है ना, इसलिए अभी उसे ये समझाना भी आसान होगा कि वर्तिका ने सेठी के खिलाफ झूठी गवाही दी है ताकि उसे जेल भिजवा सके। हाँ, आपको अगर उस बात की कोई जल्दी ना हो तो जब चाहें तब मेरी उससे मुलाकात करवा सकती हैं। सेल्फी तो लेनी है, आज लूँ या कल, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं बात करूँगी उससे। थैंक यू। अब एक आखिरी सवाल। पहले वाला भी आखिरी था। वो हंसती हुई बोली, ये पक्का आखिरी ही है। पूछो। आप बुरा तो नहीं मान जाएंगी? अरे नहीं, जो चाहे पूछ सकते हो। कवि का कत्ल परसों 3 से 4 बजे के बीच हुआ था। उस वक्त आप कहाँ थी? तुम सोचते हो उसे मैंने मार दिया? नहीं मैडम, लेकिन आपने मुझे जो इतनी जानकारियाँ दी हैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। मुझ पर शक करके नहीं, पुलिस को आपसे दूर रख के। मैं समझी नहीं। आप कभी कभी शेखावत की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। ये बात पुलिस को पता लगने की देर है। वो लोग आपको बुलाकर तरह तरह के सवाल
करने शुरू कर देंगे, जिससे आपका वक्त तो जाया होगा ही, आपको परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि उनका सवाल करने का अंदाज बहुत बुरा होता है। एकदम से सामने वाले पर चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरा जानकार है, बल्कि दोस्त है, तो मैं उसे समझा सकता हूँ कि आपका पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, जिसके लिए पहले अपनी संतुष्टि ज़रूरी है। बस इसलिए पूछ रहा हूँ। थैंक यू। परसों 1 से 5 बजे तक मैं कनॉट प्लेस की एक स्टूडियो में थी, जहाँ मेरा फ़ोटोशूट चल रहा था। अभी मैं तुम्हें वहाँ का पता नहीं बता सकती, क्योंकि वो मुझे याद नहीं है, लेकिन बाद में मैसेज कर दूँगी, चाहो तो जाकर पूछ लेना मेरे बारे में। ठीक है मैडम, थैंक यू, कहकर मैं वहाँ से निकल गया। हालांकि मुझे उसके इस कथन पर ज़रा भी यकीन नहीं आया था कि जिस स्टूडियो में उसका फ़ोटोशूट चल रहा था उसका पता वो नहीं जानती थी, मगर मैंने जानबूझकर उसके कहे का विरोध नहीं किया, क्योंकि तब उसे लगने लगा कि मैं सच में उस पर शक ही कर रहा हूँ, जबकि शक करने की वजह बराबर थी। स्टूडियो का पता उसने इसलिए भी नहीं बताया, हो सकता था क्योंकि वो वहाँ थी ही नहीं, और बाद में इसलिए बताने को कहा क्योंकि तब तक वो वहाँ किसी को झूठ बोलने के लिए तैयार कर सकती थी। जो भी हो, उसे उस मामले से फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता था। मगर उसकी कही बातों में दम बराबर था, इतना ज़्यादा कि उन पर गौर करने पर वर्तिका कातिल दिखाई देने लगती थी, मगर उसके कहे को सच मैं नहीं मान पा रहा था। इसलिए नहीं, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि वर्तिका से खुंदक खाती थी, और कोई बड़ी बात नहीं होती अगर कल को ये पता लगता कि वो खुद विनीत के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी, जो वर्तिका पर लट्टू था। तभी तो उसे वर्तिका के खिलाफ करना चाहती थी, वो भी मेरे जरिए, क्योंकि जानती थी खुद उससे कुछ कहेगी तो वो कान भी नहीं धरने वाला। खैर, सच चाहे जो भी हो, इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि मामले में अभी बहुत कुछ जानना बाकी था। मगर तभी जब वर्तिका ने पुलिस को सेठी के खिलाफ झूठा बयान दिया हो। इसके विपरीत अगर सच बोला था तो मैं खामोखा की मेहनत कर रहा था। सच पूछिए तो कर ही रहा था, कभी मर चुका था। सेठी का खतरा हमेशा हमेशा के लिए वर्तिका के सिर से टलता दिखाई दे रहा था, और क्लाइंट मेरी वर्तिका थी, इसलिए कायदे से मुझे इस केस पर भाग दौड़ करनी बंद कर देनी चाहिए थी। मगर मैं कर नहीं पा रहा था। इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे पूरे मामले में किसी गहरे षड्यंत्र की बू आ रही थी, और सच की तह तक पहुंचने का कीड़ा हमेशा मेरे दिमाग में कुलबुलाता रहता था, चाहे फीस हासिल हो या ना हो। मैं किसी केस से हाथ वापस तब तक नहीं खींच सकता जब तक कि मैं खुद संतुष्ट नहीं हो जाता। इसलिए आगे बढ़ते रहना मेरी मजबूरी थी। रात के 11 बजे थे। मैं अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहा था जब मेरा मोबाइल रिंग होने लगा। कॉल इलियास की थी, जिसे मैंने बेमन से ही सही अटेंड करके हेलो कहा। ये साला तो लौंडाबाज निकला जासूस साहब, किसकी बात कर रहे हो? राठी की? और किसके पीछे लगाया था हमें? पता कैसे लगा? अपनी आंखों से देखा है, 3-4 फोटो भी उतार ली है, देखकर मन खुश हो जाएगा तुम्हारा। है कहाँ वो? एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के भीतर। तो फोटो कैसे ले ली? वो क्या बड़ी बात थी? मतलब जबरन भीतर घुसे? अरे नहीं, जब तुमने कह दिया था कि दूर दूर रहना है तो हम जबरन भीतर क्यों जाते? फिर फोटो कैसे खींची? शोरूम के पिछले हिस्से में एक खिड़की है, उसी से अंदर गए थे। तुम खुद तो मरोगे, साथ मुझे और सेठी साहब को भी मरवाओगे। अरे घुसते नहीं तो इतनी बड़ी बात कैसे पता लगती? कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पहले से मालूम है। अब इतना तो मत ही उड़ो जासूस साहब। मैं उड़ नहीं रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। यकीन दिलाने के लिए बताता हूँ कि वो इस वक्त अपने दोस्त वीरेंद्र मलिक के शोरूम में है, जो मलिक इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है। अब कहो कि गलत कह रहा हूँ। कह तो सही रहे हो, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम्हें मालूम है इस बारे में। अभी कहाँ हो? बाहर हैं। वहाँ कोई आसमानी रंग की वैगनार दिखाई दे रही है? ज़रा रुको। मैं इंतज़ार करने लगा। असल में मैं राठी के कार को पहले ही दिन से चेक करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। अभी ज़रूरी नहीं था कि वो छोटा सा सफ़र उसने कार में बैठ कर ही किया हो, लेकिन अगर किया था तो मैं इलियास से उसकी फ़ोटो लेने को कह सकता था। हाँ है, 2425 नंबर की। उस पर कोई डेंट दिखाई दे रहा है? लंबा डेंट, जैसे किसी चीज़ के साथ रगड़ खा गई हो। नहीं, लेकिन दाईं तरफ को एक लंबा स्टिकर लगा हुआ है।
तो क्या पता डेंट को कवर करने के लिए ही लगाया गया हो, क्योंकि एकदम नया दिखाई दे रहा है। स्टिकर हटा कर देखो, वेट करो। इस बार इंतज़ार पूरे 5 मिनट चला। फिर इलियास की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, हाँ मेरा अंदाज़ा सही था, और तुम्हारा भी। एक लंबा डेंट बराबर पड़ा हुआ है। बढ़िया। अब दूर और नज़दीक से उसकी कई फ़ोटो ले लो, और ऐसे लेना कि कल को साबित किया जा सके कि तस्वीर राठी के कार की ही है। बल्कि वीडियो बना लो ताकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और लोकेशन सब आ जाए। फिर कोशिश करना अगर स्टिकर वापस चिपका सको। ठीक है, और कुछ? मैं अपनी चेतावनी दोहरा रहा हूँ, आनंद राठी से दूर रहकर उस पर नज़र रखो, समझ गए? हाँ समझ गया, थैंक यू, कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और इस बात पर पछताना शुरू कर दिया कि मैंने खामखा उन दोनों को ऐसा काम सौंप दिया था जिसे मैं खुद भी बहुत आसानी से कर सकता था, और वो काम अब मेरे लिए मुसीबत बनता दिखाई दे रहा था। मगर आगे उनकी भेजी फ़ोटो और वीडियो देखकर मन प्रसन्न हो गया। अगर वही कार थी जो कत्ल वाले रोज़ वर्तिका के घर के पीछे खड़ी देखी गई थी, तो कातिल आनंद राठी के अलावा कोई और नहीं हो सकता था। बस समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसने अगर कवि का कत्ल किया था तो क्यों किया। उसके गे होने वाली बात क्योंकि अब इलियास भी साबित कर चुका था, तो ये नहीं हो सकता कि वर्तिका की चाह में उसने कवि को ख़त्म कर दिया और दोनों दोस्त मुझसे झूठ बोल रहे हों। यानी असल माजरा कुछ और ही था। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि अगर राठी वहाँ गया था तो उसका मतलब बनता था वर्तिका का बयान झूठा है, क्योंकि सेठी 3:15 बजे उसके घर से चला गया था। वर्तिका के कहे मुताबिक कवि को गोली सेठी ने उसके आंखों के सामने मारी थी। जिसके बाद वो चला गया तो वो खुद भी घर से निकल गई। फिर 3:30 बजे राठी वहाँ पहुँचा, और कब गया कोई नहीं जानता, लेकिन 3:45 से पहले जा चुका था, क्योंकि वर्तिका के कहे मुताबिक वो काफ़ी दूर तक पैदल चलते रहने के बाद कैश और ज्वेलरी लेने के लिए घर वापस लौट आई थी। एक संभावना ये थी कि उस बीच राठी वहाँ पहुँचा और लाश देखकर वापस निकल गया, लेकिन उस स्थिति में वो कातिल नहीं हो सकता था, क्योंकि होता और कत्ल 3:30 बजे के बाद किया गया होता तो वर्तिका ये नहीं कह रही होती कि कवि को गोली सेठी ने मारी थी, या फिर वो सच में सेठी को फंसाना ही चाहती थी, इसलिए कह दिया कि कत्ल उसके आंखों के सामने किया गया था। और इस तरह से अनजाने में ही वो राठी को साफ बचाए लिए जा रही थी, क्योंकि नहीं जानती थी कि कवि को गोली किसने मारी थी। इस सिनेरियो में अगर कत्ल राठी ने किया भी था तो वर्तिका की गलत बयानी के कारण उसने साफ बच निकला था। तब पहली बार मेरे जहन में यह ख्याल आया कि कहीं दोनों मिले हुए तो नहीं थे। उस ख्याल ने बरबस ही मेरे रोंगटे खड़े करके रख दिए, क्योंकि उसका मतलब ये बनता था कि सब कुछ प्री प्लान होते हुए भी सेठी के लिए उस पूरे मामले में कोई जगह नहीं थी। मगर जब राठी कत्ल कर चुका है और उसकी वर्तिका को ये बताता कि सेठी 3 से 3:15 उसके घर में था, उसने अपनी योजना बदल दी। इसलिए बदल दी क्योंकि सेठी को जेल भिजवाने का एक रेडीमेड मौका उसके सामने था। आगे वो खुद को डरा हुआ दिखाने के लिए घर छोड़कर चली गई, ताकि सेठी के जलाल को कायम रख पाती। मुझे अपना वो ख्याल इस कदर जच गया कि उस वक्त चौहान का नंबर डायल कर बैठा। कई बार बेल जाने के बाद उधर से उसका भुनभुनाता सा स्वर मेरे कानों में पड़ा, हम पुलिस वालों की बड़ी मुश्किल से सोना नसीब होता है गोखले, और अभी आँख लगी थी। सीडीआर आई या नहीं? अभी आ गई है। कुछ मिला? अभी ठीक नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बात क्या है? तुमने कहा था कि सिंघनी साकेत में वर्तिका की उस सहेली से मिलने गई थी जिससे घर पर वो कत्ल वाले रोज गई हुई थी, तो क्या उसका कहा सच साबित हो गया? हाँ हो गया। वो कहती है कि वर्तिका वहाँ से 3 बजने से पहले ही निकल गई थी। चौहान साहब सच बोलना प्लीज़, ना कि सेठी के खिलाफ अपना केस मजबूत करने के लिए यूं ही कुछ भी बोल देना। बात क्या है? पहले मेरी बात का जवाब दो। सन्नाटा छा गया, यानी कोई झोल बराबर है, लेकिन उससे हमारे केस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या क्या? उसकी सहेली बता नहीं पाई कि वर्तिका वहाँ से कितने बजे निकली थी। कहती है वो बहुत देर से उसके साथ थी, इसलिए वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं है, ना ही उसके जाने के बाद उसने टाइम देखा था। यानी वो 3 बजे के बाद भी निकली हो सकती है।
खामखा 3 बजे के बाद निकलती तो कम से कम भी 15 मिनट तो उसे घर पहुंचने में ही लग जाते, जबकि वो कहती है कि कभी को गोली उसकी आंखों के सामने मार गई थी। और ना मारी गई हो तो, वर्तिका झूठ बोल रही हो तो कोई एक वजह बता दे उसके झूठ बोलने की। है तो, लेकिन उस बारे में कल सुबह मिलकर बात करूंगा तुमसे। अभी ये बताओ कि वर्तिका पुलिस हिरासत में है या उसे रिहा कर दिया गया है? नहीं, हिरासत में ही नहीं है। उसे तो हमने 11:30 बजे ही छोड़ दिया था और कलम सेठी को कोर्ट में पेश करने वाले हैं, तो कोई नया पंगा मत डाल देना यार। मत करो। क्या ना करे, उसे कोर्ट में पेश मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है वो निर्दोष है। ऐसे में उसे जितना परेशान करोगे, कल को उसके हाथों उतना ही परेशान होने का अंदेशा है। बेशक तुम पुलिस वाले हो चौहान साहब, लेकिन क्या सेठी की फितरत और उसके दबदबे से नवाकिफ हो? भाई, उसे कोर्ट में पेश किए बिना गिरफ्तार भी तो नहीं कर रख सकते। उसका वकील जीना हराम करके रख देगा, क्योंकि राजधानी के टॉप लॉयर्स में गिना जाता है सुरेश अहलूवालिया का नाम। कैसे उसके क्लाइंट को यूं हिरासत में रख पाएंगे? वो तो आज भी बहुत हल्ला मचा कर गया था इस बात की, जब हमने राठी को बीती रात हिरासत में ले लिया था तो आज उसे कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? तुम्हारी वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। कैसे? कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, फिर देखना कैसे करता हूँ। अब सो जाओ, गुड नाइट कहकर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।